बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 12 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं, तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रोजाना ये वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। हम यहाँ पर आप आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है। तमाम जानकारी यहाँ से हमने आपको इससे रिलेटेड दिया था और आपको बताया था कि ब्लू ड्यूक जिसे कभी हाल ही में सिक्किम की कह सकते हैं स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स को नहीं फोकस करते हैं, बल्कि यहाँ पर ये जो सीरीज है ये बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं पर आधारित है। यानी कि मुख्य रूप से ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इसके लिए हमारा एक पीडीएफ भी लॉन्च हुआ था, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो हमारे जितने भी स्टडी नोट्स हैं, जितने भी पीडीएफ वगैरह है, सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। वहां पर जाकर के ये तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में, यहाँ पे मेष शब्द छूट गया, आप लोग ऐड कर लीजिए। तो हाल ही में बिहार में किनके द्वारा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये जब बनकर तैयार हुआ था उस समय हमने आपको जानकारी दिया था कि ये भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, जिसका निर्माण अभी हाल ही में पटना में कह सकते हैं गंगा नदी पर किया गया है और ये गांधी सेतु के समानांतर है। पूर्वी लेन का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। प्रश्न बना है ये मतलब कह सकते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ई के तहत जब आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ई के तहत दो विकल्प यहाँ पे राइट होगा। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में नितिन गडकरी और नीतीश कुमार द्वारा बिहार के पटना के गांधी सेतु पर भारत का पहला स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का पहला और सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, जो कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लंबाई इसकी है 5.6 किलोमीटर, तकरीबन आप यहां से मान के चलिए 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे देखिए बात आई है नितिन गडकरी और नीतीश कुमार की। कुछ जरूरी फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। वर्तमान में अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के, तो ये नितिन नवीन है। दोनों के नाम के पहले नितिन शब्द है, तो यहाँ से दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। वहीं पे बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के नाम एक उपलब्धि है। हालांकि हमने कई बार आपको इसकी जानकारी दी है, पुनः एक बार यहाँ पर रिपीट कर दूं कि नीतीश कुमार पहले वैसे शख्स हैं। बतौर मुख्यमंत्री अगर हम बात करें, इन्होंने गांधी मैदान में सर्वाधिक 15 बार तिरंगा लहराया है। यह रिकॉर्ड इनसे पहले जो था 14 बार का, यह था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पे। लेकिन 15 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड बना है बतौर मुख्यमंत्री, ये नीतीश कुमार के नाम है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पुस्तक की वजह से लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। हाल ही का ये न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इस पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इन्हीं के नाम पर ही इस पुस्तक का नाम रखा गया, जिसके लेखक है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जिनके कारण अभी हाल ही में इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डिटेल जानकारी यहाँ पर दे दूं आपको कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी की पुस्तक वर्ष 2008 में प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यहाँ से ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पुस्तक के लोकार्पण की बात करें तो जरूरी पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ था मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 नवंबर 2009 को किया गया था। इस पुस्तक को आप यहाँ पर कवर पेज को इस इमेज में देख सकते हैं। यही वो पुस्तक है जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2009 को किया गया था। हालांकि ये पुस्तक जो कह सकते हैं प्रकाशित हुई थी, इसका मतलब कह सकते हैं प्रकाशन जो हुआ था प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली में 2008 में ये शुरू हुआ था। और यहाँ पे देखिए हमने आगे लिखा कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव बिहार के बक्सर जिला के डुमराव से संबंधित है। डुमराव नाम जब यहाँ पे देख रहे हैं तो डुमराव से ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी संबंधित है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था और ये शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। यहाँ पे बात है बक्सर की, तो गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में
बक्सर में एक स्थान है चौसा, चौसा से ही प्रवेश करती है। ये बिहार जीके के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम इसे मैप पर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर बिहार वाले मैप पर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा बक्सर की स्थिति। बक्सर की बात करें तो ये बिहार के 3 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 3 अन्य जिले कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। देखिए भभुआ कोई जिला नहीं है, कैमूर जो जिला है इसका हेडक्वार्टर है भभुआ, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में भभुआ दे दिया गया। एक्चुअली में कैमूर जिला है, और रोहतास और साथ ही साथ भोजपुर। कैमूर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैमूर में ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की बात कही गई थी, जबकि बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व स्थापित है ये पूर्वी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बक्सर की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र यानी कि बिहार के भूभाग में गंगा नदी प्रवेश करती है। वहीं पे गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को कहां पर छोड़ती है तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कटिहार में गंगा नदी कह सकते हैं बिहार की सीमा को छोड़ देता है। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर प्रमंडल और जिलों की सूची देखेंगे तो ये बक्सर जो प्रमंडल है, बक्सर जो जिला है, ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। पटना प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ये पटना है, और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है इसके तहत 6 जिले, ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। एक पॉइंट यहाँ पर ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक, जो बक्सर जो जिला है, यहाँ पर आप देखिए बक्सर जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में जो प्रवेश करती है ये पटना प्रमंडल से प्रवेश करती है। प्रमंडल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं पे यहाँ पर इसका जो मतलब कह सकते हैं किस प्रमंडल को छोड़ती है, मतलब किस प्रमंडल से बिहार के सीमा को छोड़ती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है ये कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में पटना प्रमंडल से प्रवेश करती है और पूर्णिया प्रमंडल से छोड़ देती है। जिलों की बात करें तो बक्सर और कटिहार, इस तरह से रिलेट करके आपको सारी चीजों को याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यह है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप रखेंगे इसे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मिताली राज। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर या फिर भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने 23 साल के करियर के बाद यानी क्रिकेट के 23 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यानी कि T20, वनडे और टेस्ट, तो तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है मिताली राज ने। मिताली राज को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये राजस्थान की रहने वाली है। कुछ जरूरी फैक्ट और भी हैं जो एग्जाम में बनेंगे। दरअसल मिताली राज ने वर्तमान में महिला एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है, ये पॉइंट है। वर्तमान समय की बात करें तो मौजूदा समय में एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली ये खिलाड़ी है, महिला यहाँ पर क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 232 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 7,805 रन बनाए हैं। इनकी एक प्रमुख उपलब्धि है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। अगले पॉइंट पे हमने इसकी जानकारी दिया है कि साथ ही 4 बार के विश्व कप, मतलब 4 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में 6 बार के विश्व कप में भारत का नेतृत्व इन्होंने किया है। मिताली राज ने भारत का नेतृत्व जो किया, भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम का 6 बार नेतृत्व किया है विश्व कप में। ये 6 बार कौन कौन से, वर्ष 2000, 2005, 2009, 2013, 2007 और 2022। ये जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तमाम चीजें लिखी गई है। मिताली राज का संबंध अभी मैंने आपको बताया, ये राजस्थान से है और मिताली राज खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश के अर्थात भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिताली राज खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करें, खेल रत्न पुरस्कार जो था, कह सकते हैं पहले इसे जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उसके बाद अभी हाल ही में जो खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई, कुल मिला के 12 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, यानी कि 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पे इन 12 खिलाड़ियों में से एक महिला भी शामिल थी जिनका नाम है मिताली राज। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली ये देश की पहली, कह सकते हैं, महिला क्रिकेटर है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। आपको ध्यान रखना ये तमाम चीजों को, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे अगला होगा, एक पॉइंट यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि पहला खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के, कह सकते हैं, ग्रैंड मास्टर थे, पहले ग्रैंड मास्टर, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था पहले खेल रत्न पुरस्कार से। उस समय खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में इस पुरस्कार के तहत जो राशि प्रदान की जाती है, ये 25 लाख रुपए की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। ये संबंधित फैक्ट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न,
लेकिन यहाँ पे देखिए पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या है। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में आईसीसी के 106 देश हैं। आधिकारिक भाषा आईसीसी की है अंग्रेजी, और वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है ये इमरान ख्वाजा है जो कि पाकिस्तान के हैं। वहीं पे आईसीसी के सीईओ की बात करें तो जोफ एर्नाडिस आईसीसी के सीईओ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी के जोफ एर्नाडिस के सीईओ से पहले इसके जो सीईओ थे ये थे मनु साहनी। मनु साहनी के इस्तीफा के बाद अभी हाल ही में जोफ एर्नाडिस कह सकते हैं आईसीसी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारी आईसीसी रिलेटेड है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में कौन सी टेलीकॉम कंपनी लद्दाख के पेंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिलायंस जियो। रिलायंस की स्वामित्व वाली जो कंपनी है जियो, ये कह सकते हैं पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है जो कि पेंगोंग झील लद्दाख में 4G सेवाएं उपलब्ध कराई है। डिटेल जानकारी आप साइट में देख सकते हैं कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित टेलीकॉम कंपनी जियो पेंगोंग क्षेत्र और उसके आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, रिलायंस जियो पहली टेलीकॉम कंपनी है। पेंगोंग झील की बात करें तो यहाँ से कई सारे जरूरी जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। पेंगोंग झील जो है लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है जो कि कह सकते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी अच्छा स्थान रखता है। विश्व में अगर हम बात करें विश्व के दृष्टिकोण से इसे पेंगोंग झील को देखें तो यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। हालांकि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो यह चिल्का झील है। यहाँ से कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस शब्द में, इस लाइन में, इस वाक्य में हमने यहाँ पे ये लिखा कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील, जबकि इसके ऊपर हमने ये लिखा है कि यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। वहीं पे एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। यहाँ पर इसी क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जा रहा है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। हालांकि सबसे खारा, यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें बात किया जा रहा है सबसे बड़े खारे पानी की झील, लेकिन इस वाले पॉइंट में आप देखिए हालांकि सबसे खारे पानी की झील यानी कि सबसे ज्यादा नमकीन जो झील है ये अंटार्कटिका में स्थित डॉन हुआन झील है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तमाम चीजें जो यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा सा आप इस पर दिमाग देंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बार मैं पुनः अगर आपको रिपीट करके बताऊं तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे अधिक खारापन का, किस झील में सबसे अधिक खारापन है, तो अंटार्कटिका में स्थित डॉन हुआन झील है जो कि सबसे अधिक खारा है। जबकि वह पेंगोंग झील की बात करें तो यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारा पानी का झील है। अगला होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। आई होप कि यहाँ पर इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत और वियतनाम के बीच अभी हाल ही में किया गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल ही में वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर मतलब इसी दौरे पर कह सकते हैं ये हस्ताक्षर व ये समझौता हुआ है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत और वियतनाम ने 2030 तक के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ये हस्ताक्षर किस देश के साथ हुआ है, तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये 3 दिवसीय कह सकते हैं एक आधिकारिक दौरा था जहां पर वियतनाम में हनोई में कह सकते हैं ये द्विपक्षीय वार्ता किया गया वहां के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ। और अगले पॉइंट में ये लिखा कि भारत और वियतनाम 2016 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते आ रहे हैं और ये रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। इस साझेदारी के अंतर्गत रक्षा सहयोग जो है इस साझेदारी का एक मूल स्तंभ है, कह सकते हैं प्रमुख स्तंभ है, जिसको लेकर दोनों देश यहाँ पर समझौता पूर्ण हुआ है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जितने भी मटेरियल यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसका इतना सारा वीडियो है कैसे इसे देखें, कोई इसका सोल्यूशन है तो बताइए। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन आपके लिए ये है कि अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपका 410वां क्लास है। इससे पहले 409 वीडियो मतलब इस सीरीज का पहले ही अपलोड हो चुका है।
तो ऐसे में रोजाना का बेसिस पर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक साथ इतने सारे वीडियो को 67 बीपीएससी या फिर 2022 में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी वैसे परीक्षाओं के लिए देखना बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं समय आपका व्यर्थ जा सकता है। तो ऐसे में अभी से आप रेगुलर इस वीडियो को देखिए और साथ साथ जो आपका पीछे छूट चुका है बीपीएससी मेकर ऐप पर, जब आप डाउनलोड करेंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर तो होम पेज पर ही लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा, बॉक्स में लिखा होगा करंट अफेयर्स, वो बिल्कुल निःशुल्क है। करंट अफेयर्स पे क्लिक कीजिए, वहां पर लगभग सारे दिनों का जितना भी यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लास हुआ है सारे दिनों का वहां पर क्विज डाला गया है, उसमें क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्विज दीजिए, सारे मतलब क्विज को देने के बाद वहां पर यानी क्विज में जितने प्रश्न होंगे उसके माध्यम से आप वहां पे बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी होगा। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पे जो प्रश्न जानेंगे ठीक है, जो नहीं जानेंगे स्क्रीनशॉट लेके उसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा और ये 67 बीपीएससी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आप यहाँ से मटेरियल को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए एनएचआई का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 75 किलोमीटर सड़क बनाने के कारण अभी हाल ही में यह रिकॉर्ड कर सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दरअसल यहाँ पे जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो आंकड़े हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 4 दिनों में कर सकते हैं 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाने के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। लगभग 4 दिन यहाँ से मान के चलिए, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो यह कार्य 105 घंटे 33 मिनट में ये पूरा हुआ है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना 75 किलोमीटर ये लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड है, जिस वजह से अभी हाल ही में कर सकते हैं इसे इतने मतलब फास्टेस्ट समय में इसका निर्माण किया गया, जिस वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ पर आगे हमने ये लिखा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार परियोजना को 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया था और यह रोड महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 53 का हिस्सा है, जो कि महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिम गलियारा है। यहाँ से इसमें से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है 75 किलोमीटर कर सकते हैं सड़क का, ये किस राजमार्ग पर है? तो ये NH 53 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर है और ये कौन सा गलियारा है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना, ब्रो के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, ब्रो आखिर होता क्या है? तो ब्रो का पूरा नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, 1960 में ब्रो की स्थापना हुई थी। अब अगला है 7वां प्रश्न कि विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस पूरे दुनिया यानी कि दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को समुद्रों के अस्थायी प्रबंधन के लिए जुटाना ही इसका उद्देश्य है। वर्ष 2022 में इसका थीम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सारी चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विश्व महासागर दिवस 2022 के लिए जो इस वर्ष का थीम है यह है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। ये 2022 का थीम है, 2022 का विश्व महासागर दिवस का। पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था 8 जून 1992 को, ये भी नोट कर लीजिए। और साथ साथ एक पॉइंट ये भी, अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम था। अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे 8वें प्रश्न पे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ठीक है, आई होप कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। हम यहाँ पे चल रहे हैं आज की इस वीडियो के 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा SMB साथी उत्सव लॉन्च करने की घोषणा की गई है? अब ये SMB साथी उत्सव आखिर है क्या? सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए, इसे लॉन्च करने की जो घोषणा हुई है ये क्या गया व्हाट्सएप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू करने की घोषणा की। तो इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। यानी कि व्हाट्सएप का जो कर सकते हैं डिजिटल माध्यम है, बिजनेस करने का एक तरीका है, उसे अपनाने में मदद करने के लिए अभी हाल ही में इस पहल को शुरू किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में की गई थी और साथ ही व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ये कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और अभी अमेरिका की बात ही है तो वर्तमान समय की बात करें तो एक नवीनतम रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, लेकिन पहले जो था चीन था, लेकिन चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है।
अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक प्राइवेट स्पेस पोर्ट से 3 रिसर्च रॉकेट लॉन्च करेगी। ये अभी हाल ही में घोषणा की गई है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भी हाल ही में ये कह सकते हैं घोषणा की गई। आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दे दूं कि हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक प्राइवेट स्पेस पोर्ट से 3 रिसर्च रॉकेट लॉन्च करेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न को यहाँ पर ऐड करने का उद्देश्य क्या था? दरअसल एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह पहली बार है जब नासा अमेरिका से बाहर किसी प्राइवेट स्पेस पोर्ट से रॉकेट लॉन्च करेगा। इसी वजह से यहाँ पर इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट माना गया, इस वजह से यहाँ पर ऐड किया गया है। ये ध्यान रखिए। और ये रॉकेट जो लॉन्च होगा ये पहला 26 जून को, फिर 4 जुलाई को, फिर 12 जुलाई 2022 को क्रमशः ये तीनों रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर नजर आइए, नासा जो लिखा गया है, ये नासा तो आप सभी जानते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। वहीं पे इसरो की बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जेक्सा की बात करें तो जेक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस की बात करें तो रॉसकॉस्मोस जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और एक पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है शुपार्को। अब यहाँ पर अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। जो चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह जानिए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार अपने पोर्टल ODOP का जो अर्थ होता है ये होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो ODOPmart.com को ONDC से जोड़ने जा रही है। और इसके बाद मैंने कि जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो इस पोर्टल पर पंजीकृत सभी कारीगरों के उत्पाद उन सभी ई-कॉमर्स साइट और सेलर ऐप पर भी प्रदर्शित होंगे जो ONDC से जुड़े होंगे। यही इसका फायदा है, जिस वजह से भी हाल ही में ये राज्य सरकार ने ऐसे करने की घोषणा की है। ये सारी बातें होती है किसके अंतर्गत, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत। प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी बन सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस जिले की है, मतलब किस राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। वहीं पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की बात करें तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना जो ये कह सकते हैं हरियाणा सरकार की योजना है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो इसमें जोड़ने का यानी कि ONDC से जोड़ने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इससे फायदा क्या होगा, तो इसके फायदे के बारे में यहाँ पे हमने आगे लिखा है कि इससे बिचौलिए भी खत्म होंगे और साथ ही कारीगर मनचाहे कीमत पर उत्पाद सीधे खरीदार को यानी कि विक्रेता को ऑनलाइन बेच सकेंगे। इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विराट कोहली अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके साथ ही वह इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले, देखिए करने नहीं बल्कि यहाँ पर पाने होगा, तो पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए। 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही कुछ उपलब्धियां और भी है जो कि आपको ध्यान रखना। साथ ही विराट कोहली इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वहीं पे अगर बात करें इससे पहले दो मतलब जो स्थानों पे पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, तो पुर्तगाल के फुटबॉलर स्टार जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इसमें सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष स्थान पर है। वहीं पर अर्जेंटीना फुटबॉल के कप्तान और FC बार्सिलोना के दिग्गज लियोनेल मेसी 334 मिलियन फॉलोअर के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर हम खिलाड़ियों की श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों की श्रेणी में विराट कोहली तीसरे स्थान पर है 200 मिलियन फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 अर्थात NASP 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति का जो भी हाल ही में शुभारंभ हुआ ज्योति आदित्य राव M सिंधिया के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। आपको ध्यान रखना हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योति आदित्य राव M सिंधिया ने वायु खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 2023 तक भारत को शीर्ष खेल राष्ट्रों में से एक बनाना ही इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ऐसी घोषणा हुई है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको नोट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग इस वाले PDF को जरूर डाउनलोड कीजिए। ये निसंदेह ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमने एक मई महीने वाला करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्नों का संग्रह है मई 2022 से। इससे पहले कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के
कह सकते हैं जो संबंधित वीडियो है वो भी एक ही मास्टर वीडियो में अपलोड किया गया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।